Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 7 of chapter 6 of NBF Biology 11, in which you will learn some more topics of bacterial cell structure. Today we are going to learn about bacterial cell structure. In today's lecture we will cover bacterial cell membrane or plasma membrane, bacterial cytoplasm and its contents. In addition to these topics, we will also try to cover bacterial nuclear DNA or nucleoid. So let's start today's lecture. अगरचे हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो भी बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर के हवाले से था, उसमें हमने आउटर रैपिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल देखी थी, जैसे सेल एनवेलप या फिर बैक्टीरियल एनवेलप कहा जाता है। तो आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए मज़ीद बैक्टीरिया के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। जो आउटर रैपिंग होती है बैक्टीरियल सेल की, जैसे सेल एनवेलप कहा जाता है, उसमें आपको मैंने सेल वॉल और इसके बाहर कैप्सूल या स्लाइम की फॉर्म में एक एक्स्ट्रा लेयर बताई थी जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फिर इस आउटर रैपिंग के इनसाइड जो प्रोटोप्लाज्म इसका स्टार्ट होता है, तो प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज हम इंशाल्लाह यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑनवर्ड इसके डिफरेंट पार्ट्स को रिव्यू करेंगे। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरियल सेल में मौजूद है। जिस तरह से बाकी सेल्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, इसी तरह से बैक्टीरियल सेल के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप यूं समझ लें कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है जो कि तमाम किस्म के सेल्स के पास ज़रूर प्रेजेंट होता है। अगरचे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम किसी तरह से डिफरेंशिएट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये आपने याद रखना क्रेंस के लिहाज से कि कौन सा ऐसा सेल स्ट्रक्चर है जो यूनिवर्सली प्रेजेंट है। तो उन यूनिवर्सली प्रेजेंट सेल स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिडर किया जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यूजुअल, जैसे आपने यूकैरियोटिक सेल में इसके मुतालिक पढ़ा था कि ये प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री है, यहाँ पर भी ये प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री के तौर पर मौजूद है। इट इज़ बाउंड्री ऑफ बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म। जैसे यूकैरियोटिक सेल में भी ये प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री होती है, इसी तरह से बैक्टीरियल सेल में भी जो बैक्टीरियल सेल का लिविंग मैटर है दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, तो ये इस प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री के तौर पर प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर भी एज यूजुअल वही रोल प्ले कर रही है, यानी इट एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल या फिर इसको पार्शली परमिएबल कह सकते हैं आप, डिफरेंशियली परमिएबल कह सकते हैं, जिस तरह से आपने यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। और इस बात का मतलब क्या होता है कि ये हर चीज़ को अलाउ नहीं करेगी अपने अंदर से गुजरने के लिए, कुछ चीज़ों को ये अलाउ करती है और कुछ चीज़ों को रोक लेती है। इस बुनियाद पर इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होने का स्टेटस हासिल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के साथ कंपेयर करें, ये प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के साथ कंपेयर किया जाए तो आपको यहाँ पर जो चीज़ डिफरेंट दिखाई देगी वो क्या है कि बैक्टीरियल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर कुछ आपको अंदर की तरफ इस तरह इन्वेजिनेशंस बनी हुई दिखाई देती हैं। जैसे अगर आप ये बैक्टीरियल सेल ऑब्जर्व करें तो इस बैक्टीरियल सेल में किसी किसी जगह पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से अंदर इन्वेजिनेटेड होगी। इसकी ये जो इन्वेजिनेशन आपको नज़र आ रही है ये वेजिकल की शक्ल में भी हो सकती हैं, या फिर ये इस तरह से कोई ट्यूब्यूल लाइक भी हो सकती हैं, या फिर ये इन्वेजिनेशंस कोई इस तरह से लैमेली यानी डबल मेम्ब्रेनस यूँ कॉम्प्लेक्स, जैसे आप ये देख रहे हैं दो मेम्ब्रेन जुड़ी हुई, तो इस तरह की भी हो सकती हैं। ये वेजिकुलर इन्वेजिनेशन है, वेजिकल की शक्ल में। ये आपको ट्यूब लाइक नज़र आ रही है, ट्यूब्यूलर, और ये आपको लैमिलर नज़र आ रही है। लैमिलर कहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। तो इस तरह से आपको बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पोजीशंस के ऊपर इस तरह से वेजिकुलर
या ट्यूबुलर या लेमुलर फॉर्म में अंदर की तरफ इनफोल्ड हुई भी दिखाई देगी। सच इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड मीजोजोम्स। इन सब को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड मीजोजोम्स। इस तरह के मीजोजोम्स आपको यूकैरियोटिक सेल में नजर नहीं आएंगे। यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी भी इस तरह से मीजोजोम नहीं बनाती, लेकिन प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यूं जगह जगह पर मीजोजोम बने हुए दिखाई देते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रोकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और दूसरा, इसका रोल डिफरेंट होगा। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें ये जो खास तौर पर मीजोजोम वाला पार्ट है, इसके अंदर एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने इस मीजोजोमल रीजन के जरिए फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है। तो ये फंक्शन के लिहाज से भी आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इट पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। जबकि आपको याद होगा कि यूकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए अलग अलग साइट मौजूद होती हैं, लेकिन ये दोनों फंक्शंस यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए कैरिड आउट होते हैं। स्पेशली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मीजोजोमल रीजन इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। ना सिर्फ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीजोजोम के जरिए फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करती है, बल्कि इसके साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी जब सेल डिवाइड होने लगता है तो डीएनए की 2 कॉपीज स्टैब्लिश होती हैं। इस वक्त जब ये डीएनए की 2 कॉपीज बनेंगी तो उस 2 कॉपीज की फॉर्मेशन में भी मीजोजोमल रीजन इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस फंक्शन के अंदर भी पार्टिसिपेट करेगी। ये एडिशनल फंक्शंस हैं जो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकाउंट में लिखे जा सकते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये फंक्शन शो नहीं करती। बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक और लिहाज से हम यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और वो है कंपोजिशन की बुनियाद पर। कंपोजिशन के लिहाज से ये कैसे डिफरेंशिएट की जा सकती है? दैट इट लैक्स कोलेस्ट्रॉल। इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, लैक्स कोलेस्ट्रॉल। तो आपने देखा कि बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह प्रोटोप्लाज्म की बाउंड्री के तौर पर एक्ट करती है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये 2 सिमिलैरिटीज होंगी। अदरवाइज बाकी ये जो 3 पॉइंट्स आपको बताएं कि इसने ये अंदर की तरफ इसमें इन्वेजिनेशंस फॉर्म की होती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल या ट्यूब्यूल या फिर लैमेला। तो ये वेजिकुलर, ट्यूबुलर या लैमेलर इन्वेजिनेशंस इन्हें कहते हैं मीजोजोम। ये आपको बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फीचर मिलता है, लेकिन यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस फीचर को शो नहीं करती। और इसी मीजोजोम के अंदर कुछ एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स प्रेजेंट है, जिनकी वजह से मीजोजोम के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, एंड इन एडिशन टू दिस फंक्शन इट आल्सो पार्टिसिपेट्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। हालांकि ये फंक्शंस यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स के जरिए परफॉर्म होते हैं। और नंबर 3 मैंने आपको डिफरेंस पॉइंट आउट किया है कि इट लैक्स कोलेस्ट्रॉल। हालांकि यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में उसकी लिपिड बाइलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है, अदरवाइज बाकी स्ट्रक्चर सेम है। तो इस तरह से आप यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन से इसका डिफरेंस भी बना सकते हैं, और यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ आप इसकी सिमिलैरिटीज को भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर एक और पॉइंट जो आपने याद रखना है, वो डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आर्किया भी पूछा जाता है। आपको इससे पहले आर्किया में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आर्किया में आपको याद होगा कि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड्स पाए जाते हैं, उन लिपिड्स के अंदर ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं ग्लाइसरोल के साथ, जबकि यहां पर आपको नॉर्मली जिस तरह से यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइसरोल के साथ फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स बताए गए, तो वही चीजें यहां पर भी आपको मिलेंगी। तो ये आपने डिफरेंस इसका आर्कियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी याद रखना है, और डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपने याद करना है, और सिमिलैरिटी बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, इससे भी प्रिपेयर करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस यहां से पूछे जा सकते हैं।
और अदरवाइज आपसे एक क्वेश्चन ये इसके फंक्शन के हवाले से पूछा जाए कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरियल सेल, तो आपने एक फंक्शन तो ये सेमी परमिएबल नेचर का बताना है और बाकी जो मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ मीजोसोम ये एडिशनल फंक्शंस बताएं, ये भी आप इसके फंक्शन में पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो आपके पास देखिए 3-4 किस्म के क्वेश्चंस यहाँ से इस आर्टिकल से पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर आपकी तवज्जो होनी चाहिए। उसके बाद देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो इसका सेलुलर कंटेंट है यानी प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, उसे कहा जाएगा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बैक्टीरियल सेल में अगेन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है, इस वजह से इसको भी आप यूनिवर्सल कंपोनेंट कह सकते हैं, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ द सेल विच इज नॉट ओनली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल बट इट आल्सो फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म से डिफरेंट होगा। सिमिलैरिटी किस लिहाज से हो सकती है? सिमिलैरिटी सिर्फ इस सेंस में हो सकती है कि ये ग्राउंड मैस है, दिस इज द ग्राउंड मैस ऑफ द सेल। जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी जो ग्राउंड मैस है वो साइटोप्लाज्म है, बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी ग्राउंड मैस इज द साइटोप्लाज्म। बट अनलाइक यूकैरियोटिक सेल, यहां पर आपको जो चीजें डिफर करती हुई दिखाई देंगी वो क्या है? वो है कि इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, जो कि यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में तो मौजूद होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में तो ये लाजमी प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहां पर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे सिवाय राइबोसोम के, जो कि जाहिर है कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है। तो राइबोसोम यहां पर प्रेजेंट है, यानी बहुत कम ऑर्गेनल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। जैसे इसके अंदर राइबोसोम्स अलबत्ता प्रेजेंट हैं, और राइबोसोम भी जो यहां पर पाए जाते हैं वो यूकैरियोटिक राइबोसोम से, जो टिपिकल यूकैरियोटिक राइबोसोम से मुख्तलिफ हैं। ये राइबोसोम जो बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं दे आर कैरेक्टराइज एज 70S राइबोसोम। आपको याद होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ये राइबोसोम आपको बताए गए थे। ये राइबोसोम आपको यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिखाए गए थे, लेकिन यहां पर ये राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं। These ribosomes are freely dispersed in the cytoplasm, freely dispersed। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम ATS टाइप के होते हैं और वो सारे के सारे फ्रीली डिस्पर्स्ड नहीं होते, बल्कि those ribosomes are also attached with एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इस वजह से ये किसी चीज के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे। दे आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। ये राइबोसोम जो कि 70S टाइप के राइबोसोम है, दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम। इनमें उसी तरह से जैसे आपने यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स पढ़े थे, बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी आपको 2 सब यूनिट्स नजर आएंगे, एक 30S सब यूनिट और दूसरा 50S सब यूनिट, और ये दोनों मिलकर कलेक्टिवली जो राइबोसोम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो 70S राइबोसोम कहलाता है। आप यहां पर ये मत समझिए कि इन दोनों को सम अप करेंगे तो 80 बनता है, तो ये 70 क्यों है, ये एक अलग स्टोरी आपको सेल वाले चैप्टर के अंदर ऑलरेडी ये बात एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, तो उसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि हमने इसे 30S और 50S क्यों कहा और ये 70S क्यों बन जाए। तो ये राइबोसोम यहां पर मौजूद हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, और ये फ्रीली डिस्पर्स्ड है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आपने देखा कि बैक्टीरियल प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है ग्राउंड मैस, ये यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म से किस तरह से मुख्तलिफ है कि इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। However, ribosomes are present which are not enclosed by any membrane, but these ribosomes are again different from eukaryotic ribosome। जैसे ये 70S टाइप के राइबोसोम है और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप के राइबोसोम होते हैं, और ये सारे के सारे फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली डिस्पर्स होने के साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी राइबोसोम की एसोसिएशन होती है। इसके अलावा आपको बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर एक और चीज जो डिफर करती हुई दिखाई देगी वो है साइटोस्केलेटन, यानी इट लैक्स साइटोस्केलेटन, लैक्स साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन आपको याद होगा सेल पढ़ते हुए हमने साइटोस्केलेटन के बारे में डिस्कस किया था कि साइटोस्केलेटन टर्म इज अप्लाइड फॉर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ fibrous structures such as microtubules, microfilaments और intermediate filaments। तो ये microtubules, microfilaments और intermediate filaments, ये तीनों चीजें एब्सेंट हैं यहां पर। microfilaments
एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ये तीनों को कलेक्टिवली साइटोस्केलेटन कहा जाता है। लेकिन ये तीनों चीजें यहां पर एब्सेंट होंगी। ये यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में ये स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में ये स्ट्रक्चर्स मौजूद नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल डिफरेंशिएट किया जा सकता है फ्रॉम दैट ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म की तरह यहां पर भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन्स ग्रेन्यूल्स। ये कुछ ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स यहां पर भी मौजूद होंगे, जैसे यूकैरियोटिक सेल में आपको बताए थे। दीज ग्रेन्यूल्स में कंसिस्ट ऑफ स्टोरेज प्रोडक्ट्स, कोई स्टोरेज प्रोडक्ट भी हो सकती है, स्टोरेज मटेरियल, या फिर ये कोई वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर ये स्टोरेज मटेरियल हो तो बैक्टीरिया के अंदर आमतौर पर जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो ग्लाइकोजन स्टोर हो सकता है बैक्टीरियल सेल में। ग्लाइकोजन के अलावा फैट स्टोर हो सकते हैं। तो ग्लाइकोजन, फैट्स, ये इस तरह की चीज़ें अमूमन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर होती हैं। तो ग्लाइकोजन और फैट्स के बने हुए छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। जबकि वेस्ट मटेरियल्स की शक्ल में यहाँ पर एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या समटाइम अल्कोहल। So these substances are present as waste material, और जबकि ये स्टोरेज मटेरियल्स के तौर पर ग्लाइकोजन या फैट्स के ग्रेन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। तो ये फीचर भी यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के साथ इसको रिजेंबल करवाता है, इसको इसकी मुशाबहत शो करता है कि प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के साथ किस तरह से रिजेंबल कर रहा है। एक तो ये ग्राउंड मैस है लाइक यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, दूसरा इट कंटेन्स ग्रेन्यूल्स जो कि स्टोरेज मटेरियल्स सच एज ग्लाइकोजन एंड फैट या फिर वेस्ट मटेरियल सच एज एसिटिक एसिड या लैक्टिक एसिड की फॉर्म में ये इसके अंदर मौजूद हैं। तो इस लिहाज से ये यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के साथ रिजेंबल कर रहा है। अदरवाइज डिफरेंट किस तरह से, तो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आपने ये वाले पॉइंट आउट करने हैं कि इट लैक्स मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, only the ribosomes are present which are again 70s type of ribosome which are field dispersed, और दूसरा it also lacks cytoskeleton. As far as function of bacterial cytoplasm is concerned, तो फंक्शन बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म का यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म की तरह ही बताया जाएगा। जैसे ये ना सिर्फ मेटाबॉलिक साइट है बल्कि ये स्टोरेज साइट भी है। इट एक्ट एज मेटाबॉलिक साइट, इसमें मेटाबॉलिक इवेंट परफॉर्म होते हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस आपको याद होगा, ग्लाइकोलिसिस या इसके अलावा एनारोबिक रेस्पिरेशन, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। तो ये मेटाबॉलिक साइट भी है और इसके साथ साथ ये स्टोरेज साइट भी है। मटेरियल्स आर आल्सो स्टोर्ड इन इट, तो ये स्टोरेज साइट भी है, स्टोर हाउस भी है। तो ये दोनों फंक्शन आपको यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के अंदर भी मेंशन किए थे। तो अगर हम इसको दोबारा समराइज कर लें, देखिए आपसे यहां पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक तो क्वेश्चन आपने ये याद रखना है कि बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म और यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के दरमियान सिमिलैरिटीज क्या है। आपने ये सिमिलैरिटीज को प्रिपेयर करना है। सिमिलैरिटीज बिटवीन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म एंड प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म, उसमें आप कौन कौन सी चीजें बता सकते हैं। इसका ये ग्राउंड मैस होना, इसके अलावा इसमें ग्रेन्यूल्स का प्रेजेंट होना, अगरचे ग्रेन्यूल डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं बट ग्रेन्यूल्स का प्रेजेंट होना ये एक सिमिलैरिटी होगी। और इसके अलावा जो फंक्शंस हैं ये भी एक सिमिलैरिटी कंसिडर की जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे डिफरेंसेस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, तो आपने इन डिफरेंसेस को भी याद रखना है। उन डिफरेंसेस में आपने ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स का मौजूद ना होना बताना है। राइबोसोम को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 70s टाइप के राइबोसोम है, और साइटोस्केलेटन की लैकिंग भी यहाँ पर पॉइंट आउट की जा सकती है। तो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि ये हम जो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से कई एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके ऊपर आपकी तवज्जो रहनी चाहिए। आपको ये सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, इनको ग्रिप करना है। इसके अलावा आपसे अलग से ये साइटोप्लाज्म का फंक्शन पूछा जा सकता है, तो ये फंक्शन भी आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। अच्छा, साइटोप्लाज्म के बाद हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ मौजूद होता है बैक्टीरियल सेल में, उनमें सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो है दरअसल इसका न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड या इसको समटाइम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम या फिर इसको
न्यूक्लियर रीजन भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर रीजन। न्यूक्लियाइड या बैक्टीरियल क्रोमोसोम या न्यूक्लियर रीजन बेसिकली ये एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से ये स्कैटर्ड होगा, बिखरा हुआ होगा, किसी स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज नहीं होता, और बाकी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के मुकाबले में आपको ये थोड़ा सा लाइटर नजर आएगा। अगर आप इसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करें, सो दिस स्ट्रक्चर अपीयर्स लाइटर देन अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, ये लाइटर नजर आएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आप बताएंगे कि अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लाइटर देन अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। सो इट अपीयर्स लाइटर देन अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। इस पॉइंट को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, ये इसकी अपीयरेंस आपने याद रखनी है। इट अपीयर्स लाइटर देन अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, तो व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द न्यूक्लियोइड और बैक्टीरियल क्रोमोसोम अंडर द माइक्रोस्कोप? सो अंडर द माइक्रोस्कोप इट अपीयर्स लाइटर देन अदर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स। और दूसरी बात ये कि ये इनक्लोज नहीं है, किसी भी मेम्ब्रेन से ये इनक्लोज नहीं है। इट इज नॉट enclosed by any membrane, enclosed by any membrane। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेन्स तो आपको पता है होते ही नहीं है, तो ये भी किसी किस्म की मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं है। इसका मतलब है कि ये साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं हो रहा। जैसे कि आपको यूकैरियोटिक सेल में याद होगा, यूकैरियोटिक सेल में उनका न्यूक्लियर डीएनए दरअसल न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर इनक्लोज्ड होता है और इस तरह से एक डेफिनेट न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। बट इन केस ऑफ दिस बैक्टीरियल सेल देयर इज नो डेफिनेट न्यूक्लियस। इसका ये न्यूक्लियर डीएनए ये दरमियान में सेंटर के अंदर इस तरह से यूं बिखरा हुआ दिखाई देगा। अच्छा, ये चूंकि एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल है, दिस इज अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, देयरफॉर बैक्टीरिया आर सपोज्ड टू बी हैप्लॉइड। बैक्टीरिया आर सपोज्ड टू बी हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। इनको आमतौर पर हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स कंसिडर किया जाता है। Why they are supposed to be haploid organism? Because of single DNA molecule, because of single DNA या सिंगल क्रोमोसोम आप इसको कहेंगे। ठीक है, ये टिपिकल जो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उस जैसा तो नहीं, लेकिन आपको जैसे मैंने बताया कि इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम का स्टेटस हासिल है, तो ये चूंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल, एक सिंगल कॉपी है, तो इस वजह से बैक्टीरिया आर सपोज्ड टू बी हैप्लॉइड। ये अक्सर रीजन पूछा जाता है, व्हाई बैक्टीरिया आर सपोज्ड टू बी हैप्लॉइड, तो आपने कहना है बैक्टीरिया आर सपोज्ड टू बी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ देयर डीएनए। सिंगल क्रोमोसोम की वजह से इनको हैप्लॉइड कंसिडर किया जा रहा है। अगरचे इनके अंदर एक डिप्लॉइड स्टेट आती है, लेकिन वो डिप्लॉइड स्टेट बहुत ही आर्जी तौर पर इनकी लाइफ में आएगी, और वो डिप्लॉइड स्टेट स्पेशली जब ये डिवाइड करने लगते हैं उस वक्त अपीयर होती है। मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरियल सेल, इसके पास ये डीएनए मॉलिक्यूल, बट बिफोर सेल डिवीजन इस डीएनए की दो कॉपीज इसके सेल के अंदर स्टैब्लिश होंगी। डीएनए की रेप्लिकेशन के जरिए ये दो कॉपीज बन जाएंगी, और जब ये दो कॉपीज बन जाएंगी तो उस वक्त ये डिप्लॉइड स्टेट में आ जाएगा। जब तक सिंगल कॉपी थी तो ये हैप्लॉइड स्टेट में था, ये इसकी हैप्लॉइड स्टेट होगी, और जब इसमें ये डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन का अमल हुआ है, और इस डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए जब ये डिप्लॉइड स्टेट में आ जाएगा तो इस तरह से फिर ये फौरन डिवाइड कर जाएगा, ज़्यादा देर तक ये डिप्लॉइड स्टेट में नहीं रहेगा, और इस तरह जब ये डिवाइड करेगा तो दोबारा से फिर जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें इसकी ये एक एक कॉपी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और दोबारा से फिर आप देखिए हैप्लॉइड स्टेट वापस आ जाएगी। तो इनकी लाइफ में डिप्लॉइड स्टेट आती ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ही आर्जी तौर पर ये डिप्लॉइड स्टेट आएगी जस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन। इसकी डीएनए की जब ये दो कॉपीज बनती हैं उस वक्त ये सिर्फ डिप्लॉइड स्टेट में होंगे। अदरवाइज नॉर्मली ये लाइफ स्पैन जब ये पास कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये जनरली हैप्लॉइड स्टेट में ही पाए जाते हैं। तो व्हाई बैक्टीरिया आर सपोज्ड टू बी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो आपने ये रीजन यहां पे याद रखना है। अच्छा, ये जो बैक्टीरियल डीएनए आपको यहाँ पे बताया ना, ये यूकैरियोटिक डीएनए से मुख्तलिफ है। आपने इसका ये डिफरेंस भी याद रखना है कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक डीएनए, हाउ it is different from eukaryotic DNA। यूकैरियोटिक डीएनए से अगर आप इसको कंपेयर करें
तो सबसे पहली बात याद रखिए कि यूकैरियोटिक डीएनए एक तो वो मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है, और ये मेम्ब्रेन से एनक्लोज नहीं है। दूसरा, यूकैरियोटिक डीएनए ड्यूरिंग सेल डिवीजन एक डेफिनेट क्रोमोसोम की शक्ल में अपीयर होते हैं। आपने अगर 9th-10th में माइटोसिस मियोसिस पढ़ा हो और याद हो आपको अभी तक, तो आपको याद आ रहा होगा कि इस तरह से एक डेफिनेट क्रोमोसोम की शक्ल में ये डीएनए अपीयर हो जाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन अ यूकैरियोटिक सेल। बट इन बैक्टीरिया ये बैक्टीरियल डीएनए इस तरह के डेफिनेट क्रोमोसोम में अपीयर नहीं होगा, ठीक है। बैक्टीरिया में ये डीएनए इसका इस तरह का डेफिनेट क्रोमोसोम नहीं बना पाएगा, अगरचे इसको बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहा जाता है, बट ये जो टिपिकल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उसकी तरह ये डेफिनेट स्ट्रक्चर में अपीयर नहीं होता, ठीक है भाई। तो आपको अब तक 2 पॉइंट पता चल गए, एक तो ये यूकैरियोटिक डीएनए की तरह इनक्लोज नहीं है किसी मेम्ब्रेन के अंदर, और दूसरा ये ड्यूरिंग सेल डिवीजन इस तरह से डेफिनेट जो टिपिकल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम की शक्ल में ये अपीयर नहीं होगा। तीसरी एक और चीज जो यहां पर डिफर करती है वो ये कि ये सर्कुलर मॉलिक्यूल है। सर्कुलर मॉलिक्यूल होने का मतलब है कि इसके दोनों एंड्स आपस में आकर यूं कनेक्ट हुए हुए हैं, यानी अगर आप इसको यूं खोलेंगे तो आपको ये बिल्कुल ऐसे गोल सर्कुलर मॉलिक्यूल मिलेगा। होता तो ये डुप्लेक्स मॉलिक्यूल है, डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये इस तरह से डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, बट इसका ये डबल हेलिक्स ये इस तरह से दोनों एंड से जुड़ा हुआ है और एक सर्कुलर मॉलिक्यूल के तौर पर अपीयर हो रहा है। ये आप देख रहे हैं ये डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है, लेकिन ये डबल हेलिक्स इसके दोनों एंड से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इस वजह से इसको क्या कह रहे हैं, सर्कुलर मॉलिक्यूल। सो दिस इज एक्चुअली सर्कुलर डीएनए। लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए होता है ना वो सर्कुलर नहीं होता। यूकैरियोटिक डीएनए इस तरह से एक लीनियर डीएनए होगा, उसकी यूं दोनों एंड्स आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। ये आपको एक यूकैरियोटिक डीएनए शो किया जा रहा है। तो यूकैरियोटिक डीएनए के बरक्स ये सर्कुलर है जबकि ये लीनियर है। यूकैरियोटिक डीएनए के लिए टर्म यूज की जाती है लीनियर, और इसके लिए हम टर्म यूज करें सर्कुलर। तो एक ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी यहां पे पॉइंट आउट किया जा सकता है, और वो डिफरेंस क्या है कि यूकैरियोटिक डीएनए में बीच में कुछ यूजलेस इंफॉर्मेशंस प्रेजेंट होती हैं। यूजलेस इंफॉर्मेशंस उन्हें कहते हैं इंट्रॉन्स। उन यूजलेस इंफॉर्मेशंस को इंट्रॉन्स कहा जाता है। यूकैरियोटिक जीन्स के अंदर ये कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स पाए जाते हैं जिन्हें इंट्रॉन्स कहते हैं। आई स्टैंड्स फॉर इंट्रॉन। लेकिन आपको ये प्रोकैरियोटिक डीएनए सच एज बैक्टीरियल डीएनए, आर्कियल डीएनए नहीं, बैक्टीरियल डीएनए में आपको इंट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। आपको आर्किया के साथ कंपेयर करते हुए भी ये बात पॉइंट आउट की थी कि आर्कियल डीएनए में भी कुछ जीन्स के अंदर इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और यूकैरियोट्स में तो वैसे ही जनरली प्रेजेंट होते हैं। लेकिन बैक्टीरियल डीएनए में देयर आर नो इंट्रॉन्स, नो नॉन कोडिंग रीजन्स आर फाउंड इन द बैक्टीरियल डीएनए। सो इस तरह से आप ये 3-4 पॉइंट आपके पास कलेक्ट हो गए जिसके थ्रू आप इसको यूकैरियोटिक डीएनए से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट आपके पास आ गए? नंबर 1 कि दिस इज नॉट इनक्लोज बाय एनी मेम्ब्रेन। एक पॉइंट तो ये आपने लिखना है, यूकैरियोटिक डीएनए के बरक्स मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है। दूसरा पॉइंट कि इट डज नॉट अपीयर इन द फॉर्म ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, जबकि जो यूकैरियोटिक डीएनए इट अपीयर्स इन अ टिपिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जबकि ये इस तरह अपीयर नहीं होगा। नंबर 3 आपको यहां पे पॉइंट आउट किया कि इट इज सर्कुलर मॉलिक्यूल, जबकि लीनियर डीएनए होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। और नंबर 4 आपको यहां पे बताया कि देयर आर नो इंट्रॉन्स, जबकि यूकैरियोटिक जीन्स के अंदर ये नॉन कोडिंग रीजन इन द फॉर्म ऑफ इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट। सो इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक डीएनए एंड दिस बैक्टीरियल डीएनए। अच्छा, बैक्टीरियल डीएनए का जहां तक फंक्शन का ताल्लुक है तो ये क्या रोल प्ले करता है? दिस बैक्टीरियल डीएनए कंट्रोल्स ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। इसका फंक्शन क्या है? दिस डीएनए, जिसे हम न्यूक्लियर डीएनए कह रहे हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर डीएनए, ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद न्यूक्लियर डीएनए का फंक्शन है। सो दिस न्यूक्लियर डीएनए controls growth and metabolic activities. It controls growth and metabolic activities.
अच्छा, कुछ बैक्टीरिया के अंदर इस डीएनए के अलावा ये डीएनए जो जिसे हमने न्यूक्लियर डीएनए का नाम दिया, ये तो तमाम बैक्टीरिया का लाजमी फीचर है, लाजमी प्रेजेंट होगा तमाम बैक्टीरिया में। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में इन एडिशन टू दिस न्यूक्लियर डीएनए एन अदर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए इज फाउंड, और उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। सम बैक्टीरिया also have plasmid. And what is plasmid? Plasmid is actually extra nuclear double stranded circular DNA. इसको आप क्या डिफाइन करेंगे? What is plasmid? This is an extra nuclear. Extra nuclear इसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये न्यूक्लियर डीएनए के अलावा होगा। This is an extra nuclear small circular DNA. ये साइज में भी छोटा होगा, सर्कुलर होगा, अलबत्ता उसी की तरह जैसे कि बाकी बैक्टीरिया डीएनए सर्कुलर होता है, और डबल स्टैंडर्ड भी उसी की तरह है। सो दिस इज एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्मॉल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड ये कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होगा और कुछ में नहीं होगा। अच्छा, प्लाज्मिड एक से ज्यादा कॉपीज में भी हो सकता है, फाउंड इन वन और मोर कॉपीज, फाउंड इन वन और मोर कॉपीज। ये लाजमी नहीं है कि एक ही हो, एक से ज्यादा कॉपीज में भी ये मौजूद हो सकता है किसी एक सेल में। तो आप इसकी बुनियाद के ऊपर बैक्टीरिया को हैप्लॉइड डिप्लॉइड नहीं कहेंगे। हैप्लॉइड डिप्लॉइड टर्म हम न्यूक्लियर डीएनए की बुनियाद पर अप्लाई करते होते हैं, और न्यूक्लियर डीएनए की जो कि एक ही कॉपी होती है, इस वजह से बैक्टीरिया आर जनरली सपोज्ड टू बी हैप्लॉइड। लेकिन इसकी चूंकि एक से ज्यादा कॉपीज हो सकती हैं, ये देखिए यहां पर इस तरह से, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, तो इस तरह से ये छोटे छोटे से यूं ये एक से ज्यादा ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद हो सकते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। तो ये भी इस तरह सर्कुलर मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन ये साइज में उससे छोटे होंगे और एक से ज्यादा कॉपीज में मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मिड का फंक्शन भी डिफर करता है। प्लाज्मिड का फंक्शन कैसे डिफर करता है कि प्लाज्मिड्स आर एक्चुअली कंटेन्स जीन्स फॉर एंटीबायोटिक और ड्रग रेजिस्टेंस, या फिर इसके अंदर जो हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं उनकी वजह से ये डिफरेंशिएट करता है। एज फार एज फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड इज कंसर्न, तो प्लाज्मिड के फंक्शंस में आप बता सकते हैं कि प्लाज्मिड कंटेन्स जीन्स फॉर ड्रग या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ड्रग और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और इसके अलावा हैवी मेटल रेजिस्टेंस जैसे मरकरी, आर्सेनिक वगैरह। तो हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन्स भी इसके पास मौजूद हैं, और एंटीबायोटिक या ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स भी इस हिस्से के अंदर मौजूद हैं। लिहाजा जिन बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड मौजूद होगा, वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स या हैवी मेटल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेंगे। एंटीबायोटिक्स के जरिए उनको किल करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा। हर एक एंटीबायोटिक उनके ऊपर असर नहीं करेगी, उनको कुछ खास एंटीबायोटिक के सामने एक्सपोज करना पड़ेगा, और इसी तरह से जनरली हैवी मेटल्स के लिए भी वो रेजिस्टेंस शो करेंगे। बाकी बैक्टीरिया जो आम हालात में नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, जिनके पास प्लाज्मिड होगा वो सर्वाइव कर पाएंगे। यानी इसका मतलब है कि प्लाज्मिड बैक्टीरिया को ये ज़्यादा वाइबल बना देता है, ये ज़्यादा उसको मौलिक बना देता है, क्योंकि वो कंट्रोल करना वो बैक्टीरिया मुश्किल हो जाते हैं जिनके पास प्लाज्मिड मौजूद होता है। याद रखो कि प्लाज्मिड का ताल्लुक ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ नहीं है। सपोज कीजिए कि अगर किसी बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड रिमूव कर दिए जाएं, सारे प्लाज्मिड रिमूव कर दिए जाएं, तो क्या वो बैक्टीरियल सेल मर जाएगा? तो आप याद रखें कि प्लाज्मिड के रिमूव करने से बैक्टीरियल सेल की हेल्थ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वो मरेगा नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा ससेप्टेबल हो जाएगा अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स या फिर हैवी मेटल्स। इस तरह की अनफेवरेबल कंडीशंस में अगर वो एक्सपोज होगा तो वो जल्दी मारा जाएगा। अदरवाइज बाकी जो ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर प्लाज्मिड रिमूव कर भी दिया जाए। तो इस वजह से प्लाज्मिड लाजमी कंपोनेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूक्लियर डीएनए लाजमी कंपोनेंट है। अच्छा, यहाँ पर अब ये सवाल भी बनता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियर डीएनए एंड द प्लाज्मिड डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो उसमें आपने देखिए न्यूक्लियर डीएनए के बारे में बताना है कि ये लार्ज सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, जबकि ये
प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए उसके नाम से जाहिर है कि वो न्यूक्लियर डीएनए यानी इट एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ द यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डीएनए यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के सब्सटीट्यूट के तौर पर एक्ट करता है, जबकि प्लाज्मिड डीएनए डज नॉट एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ द न्यूक्लियस। चूंकि ये ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं करता तो इस वजह से ये उसका सब्सटीट्यूट नहीं है। तो इस तरह से आप ये न्यूक्लियर डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर डीएनए ये ग्रोथ और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है, जबकि इट कंट्रोल्स ड्रग रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या हैवी मेटल रेजिस्टेंस। तो ये फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उससे डिफरेंशिएट हो गया। न्यूक्लियर डीएनए इज कंपल्सरी कंपोनेंट ऑफ द bacterial cell. Every bacterial cell must contain nuclear DNA, but plasmid is not the compulsory component. हर बैक्टीरियल सेल के पास प्लाज्मिड मौजूद नहीं होगा। न्यूक्लियर डीएनए आपको पता है कि वो एक सिंगल कॉपी में मौजूद होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को हैप्लॉइड कहा जाता है, जबकि प्लाज्मिड अगर मौजूद हो तो वो एक या एक से ज़्यादा कॉपीज़ में मौजूद हो सकता है। सो इस तरह से कई एक पॉइंट इनके दरमियान भी बनाए जा सकते हैं। तो आपने इन दोनों का भी डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से ये डिफरेंस पूछा जाता है। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.